आज चांडिल डैम की तराई में अपने हक अधिकार की मांग को लेकर 5 दिन से आंदोलनरत माताओं को सबसे पहले मेरा नमन वंदन है। और आप जितने भी विस्थापित लोग आज इस आंदोलन को धार देने के लिए, इस आंदोलन को तेज करने के लिए विभिन्न विस्थापित क्षेत्रों से आए हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। जोहार। सभी लोग से निवेदन है, थोड़ा बैठ जाए और शांति रखें। कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। आज किसी भी राज्य का निर्माण होता है, उस राज्य का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है कि आखिर इस राज्य के निर्माण का उद्देश्य क्या है, क्यों बना ये राज्य। उसको समझने के लिए आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि कोई नया घर बनता है, तो नया घर बनता है तो ऐसे नहीं बनता है, उसका एक उद्देश्य होता है। परिवार बढ़ता है, चाहे जो भी होता है, एक उद्देश्य होता है नया घर बनने का। ठीक उसी प्रकार एक नया राज्य बनता है तो उसका उद्देश्य होता है कि नूतन राज्य दरकार की जो है उद्देश्य होना चाहिए किसी राज्य के बनने का। तो ठीक उसी मंसूबे के साथ, उसी सपने के साथ इस झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। यह झारखंड राज्य बड़े लोगों को देखकर नहीं बना था। झारखंड ही नहीं, दुनिया में कोई भी नया राज्य, नया जिला बनता है तो विकास, जिन लोगों का विकास हुआ है, जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्हें देखकर नहीं, जो दलदल में हैं, जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उन्हें ध्यान में रखकर किसी राज्य, किसी जिला का आविष्कार होता है। आज उसी उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। झारखंड राज्य जब 15 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर एक राज्य के रूप में विकसित हुआ, उस समय के तत्कालीन राज्यपाल, उस समय जो हमारे इस राज्य के पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार, उन्होंने कहा था कि जिन साधन, संसाधन और परिस्थितियों के साथ ये झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये नंबर 1 राज्य रहेगा हिंदुस्तान का। लेकिन आज दुख की बात, आज दुर्भाग्य की बात, ये राज्य 1 नंबर पर नहीं, अपितु पीछे से नंबर 1, 2, 3, 4 पर। कहीं ना कहीं जिन लोगों के हाथों में इस राज्य की बागडोर गई, हमरा जाके बागडोर दिलम, उन लोगों ने कहीं ना कहीं केवल और केवल छल कपट करने का काम किया है। आज चांडिल डैम की बात ले, या हमारे धनबाद बोकारो में जितने भी कोल कारखाने बने उनकी बात ले, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों का जमीन लिया गया है। बदले में इन्हें लाठियां, कभी जेल की यातनाएं, कभी झूठे मुकदमे और कभी कभी नक्सलवादी शब्द मिला है। आपके इधर है कि नहीं पता नहीं, हमारे उधर तो जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग जमीन के बदले हक अधिकार की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें लोग नक्सली घोषित कर देते हैं। एक राज्य, एक सुंदर सा राज्य हमें मिला था। आज इस राज्य की दशा, इस राज्य की दुर्दशा अगर हम लोग देखते हैं, सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं बैठकर रोने का मन करता है कि राज्य किसके लिए बना और क्यों बना ये राज्य, क्यों बना ये राज्य, ये राज्य किसके लिए बना है, इस राज्य की बनने की जरूरत क्यों थी। अगर ये राज्य उन्हीं लोगों के लिए बनना था जो लोग सदियों से संपन्न हैं, जो लोग अंग्रेजों की गुलामी में भी संपन्न थे, तो ऐसे राज्य को बनने की आवश्यकता नहीं थी। यदि ये राज्य, अगर इस चांडिल डैम का पानी अगर टाटा इसको कहीं जाता, तो मुझे लगता है डैम बनने की आवश्यकता है। ये डैम, इसका निर्माण यदि होना था, अगर बिजली के उद्देश्य से इसका निर्माण होना था, तो पहले बिजली की रोशनी उन घरों तक जानी चाहिए जिनके खेत, खलिहान, गांव इस डैम में समा गए हैं। और ये कंपनी और सरकार के बीच का ये नियम है, ये सरकारी, ये न्यायालय का भी आदेश है कि जो भी कंपनी स्थापित होती है, वो अगर जमीन अधिग्रहण करती है तो 10 किलोमीटर का दायरा अथवा 20 किलोमीटर का एक दायरा होता है, वहां बिजली, पानी और शिक्षा की व्यवस्था उस कंपनी का होता है, उस योजना का होता है, जिस योजना के कारण उन गांवों को विस्थापित किया गया था।
लेकिन आज बातें उस समय बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और जब चांडिल डैम में जिस समय लिया गया होगा, आज भी 2-4 हमारे बड़े लोग उपस्थित होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर चांडिल डैम क्या बोल के लिया गया था। कि चांडिल डैम में जो जमीनें ली गई थी, 116 गांव जो विस्थापित हुए, जो आज जलडुब्बी बन गए हैं, डैमडुब्बा बन गए हैं, उनको क्या कहा गया था? उनको यही कहा गया होगा कि यहाँ एक डैम बनेगा, यहाँ पानी जमा होगा और यह पानी आपके खेतों तक जाएगा, यह पानी सिंचाई के काम आएगा, यह पानी अगर बिजली बनेगा तो पहला बल्ब, पहला पंखा आपके घर का जलेगा। इन बातों के साथ जमीनें ली जाती हैं, इन बातों के साथ नया योजना का निर्माण होता है। और जैसे योजना का निर्माण होता है, ये लोग अंग्रेजों से भी बुरा बर्ताव करते हैं। आज अंग्रेजों से भी बुरा बर्ताव हम कह सकते हैं कि इनसे बेहतर और इनसे थोड़ा अच्छा तो अंग्रेज लोग थे। कि कोल्हान में उन्होंने विल्किंसन रूल दिया था, छोटा नागपुर में सीएनटी कानून दिया था, और कम से कम कुछ कानून बनाकर बाहरी लोगों को इस जमीन में आने से तो रोका था। इनसे अच्छा अंग्रेज लोग थे कि उन्होंने हमारे जमीनों में बाहरी लोगों को आने से, उनके अतिक्रमण करने से रोकने के लिए कानून बनाया था कि झारखंड के लोग भोले भाले लोग हैं, इनकी जमीनों का ये अतिक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन आज जितनी भी गवर्नमेंट बनी, ये बात आपको मानना होगा, ये सरकारें बड़े बड़े पैसे से जीत कर जाते हैं, लाखों अरबों खर्च करते हैं, तब जाकर ये सरकार बनाते हैं, और वो पैसा हमारा और आपका नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों का होता है। तो जाहिर सी बात है, वो सरकार उन कंपनियों के लिए काम करेगी जिन कंपनी ने इनको फाइनेंस किया है। ये सोचने का विषय है, आखिर वो हमारे लिए काम क्यों करेगी? अगर एक चुनाव में कोई विधायक या सांसद अगर 10 करोड़ खर्चा करता है, तो प्रॉफिट सोच के ना खर्चा किया होगा। वो प्रॉफिट हमारे खून पसीने से, हमारे मौत का फरमान लाकर पूरा किया जाता है। उसी के क्रम में आज जितने भी डैम बने, और आज हम लोग बहुत सहे हैं। कहा जाता है कि संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा किसी में सहन की शक्ति है तो एक धरती है। वो माल मूत्र, कूड़ा कचरा सब कुछ सहने का कार्य करती है। धरती के बाद अगर कोई सहन शक्ति है तो एक माँ में है, और उसके बाद अगर तीसरे नंबर पर कोई है जो सहने जानता है तो झारखंडी है। इतना सहे हैं, इतना जुल्म सहे हैं, इतना दर्द सहे हैं, इतना तकलीफ सहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आज तमाम विस्थापित बंधुओं के बीच हम यही कहना चाहेंगे, हम यही तय कहते जाए कि आखिर हम कब तक सहेंगे, क्या सीमा होगी उस सहने की, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है। अंत में हम लोग यही ना कहते हैं, जिंदगी से हार कर मर जाते हैं। तो इस बार अपने जहन में इस बात को डाल लीजिए कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन हम हैं तो इंसान। यदि टूट गए और ऐसा लगा कि हमें जिंदगी त्याग देनी चाहिए, तो हम जाते जाते उनको भी लेकर जाएंगे जो हमारी जिंदगी को जहन्नुम बनाने का काम। साफ भाषा में कहें, आज जितने भी विस्थापित गांव के लोग हैं, उन लोग टूटा हुआ आशिक बन जाइए। टूटा हुआ प्रेमी देखे है ना, जब प्रेम करे, जब दिल टूट जाता है तो बोलता है हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जितने भी विस्थापित लोग हैं, आप उसी उदाहरण को अपने परिप्रेक्ष्य में लीजिए कि हम तो जाएंगे अगर दुनिया से, क्योंकि हम तो टूट चुके हैं, हम तो हार चुके हैं, इस सरकार से हारे, इन बड़ी बड़ी कंपनियों से हारे हैं। लेकिन अगर जिंदगी की जंग हार जाएंगे तो उससे पहले तुमको भी कबाड़ जाएंगे। चाहे चांडिल डैम रहे या जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कार्यालय बने हैं, इनको भी कबाड़ के जाएंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। हमने कितनी जिंदगी को वीरान किया है, हमने कितनी शहादतें दिया है। आज इसी माटी ने कोल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा भूल गए कि हम लोग कौन है, हमारा वजूद क्या है, हमारा इतिहास क्या है। हमने लड़ने के लिए पीछे कदम किया। आज
हमें आज जिस प्रकार एकजुटता का परिचय दिया है, इसी एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ना है, अंतिम मुकाम तक लड़ना है। यदि जरूरत पड़ी, अगर बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी, अगर लहू बहाने की आवश्यकता पड़ी, तो चांडिल डैम का नदी फिर से लाल लाल हो उठेगा। लेकिन इस बार उस लहू में किसका किसका लहू होगा, ये कोई डीएनए भी खुलासा नहीं कर पाएगा। हमने बहुत बलिदान दिया है। आपको क्या लगता है, आपके आदर्श निर्मला क्या बाहरी भीतरी का मामला था? जी नहीं, उसमें बाहरी भीतरी के साथ साथ स्वर्ण रेखा परियोजना का मामला भी शामिल था। उनकी हत्या में कंपनी का भी हाथ है। आप इस बात को जांच करने के लिए कहिए, आप कितना सहेंगे, कितना जुर्म सहेंगे और कितना कुर्बानी देंगे। सुनील महतो पूरे झारखंड के इतिहास में एकमात्र शख्स जो एमपी एमएलए रहते हुए अगर शहादत को पाया है तो सुनील महतो ने पाया है। किस लिए? कहीं ना कहीं पीछे उन्हीं जुल्मी लोगों का हाथ होगा जो आज हम पर जुल्म कर रहे हैं। आज भी उनकी जांच का विषय है, उनकी मौत एक जांच का विषय है। और किसके लिए अपनी बलिदान को दिया है, चाहे निर्मल सुनील की बात कहें या अन्य वीरों की बात कहें, आपके लिए दिया कि हमारे लोग हंसते हुए रहे, हमारे लोग अपने खेतों में खलिहानों में हंसी के साथ, खुशी के साथ, अपने परिवार के साथ जीवन यापन करें। अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं बलिदान दिया है, क्योंकि वे सांसद थे। अगर उन्हें जरा भी अपना मोह होता, अरे सांसद तो छोड़िए, सांसद के बाद रिटायर्ड पेंशन से उनका जीवन चलता। लेकिन एक व्यक्ति ने सांसद रहकर अपने लोगों के लिए अगर मौत को चुना, तो याद रखिएगा उनकी मौत का, उनके बदन से बहे रक्त का हिसाब आपको करना है। आज झारखंड राज्य लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन कागजी रिपोर्ट कहां जाकर देखिए, केवल और केवल यहां लूट मचा। उसके बाद केंद्र सरकार की भी बराबर की भागीदारी रही इस राज्य को लूटने में। कुछ दिन पहले हम मान सम्मान करते हैं कि हमारे यहाँ से गौरव का विषय बना कि जो हमारे यहाँ की राज्यपाल थी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें राष्ट्रपति के लिए चयनित किया गया। लेकिन याद रखिएगा, कहा जाता है कि जब जंगल को काटा जाता है, उसे काटने वाली लकड़ी जंगल की होती है। तो इसलिए हमने खुशी मनाया कि भाई एक राष्ट्रपति महोदया आदिवासी वर्ग से हैं, और झारखंड के लोग भले कुछ लोग सूची में है, कुछ लोग सूची में नहीं है, लेकिन जो खाटी झारखंडी है सब आदिवासी आवरण में जीने वाले लोग हैं। हमने खुशी मनाया कि चलिए एक आदिवासी नेतृत्व देश को मिला है। लेकिन 4 दिन 5 दिन पहले का पेपर कटिंग देख रहे हैं, उन्होंने शुरू कर दिया है जंगल को काटना, जंगल की लकड़ी के बहाने। क्या किया? न कोल ब्लॉक में जो हमारे उधर कोयला आता है, आपके इधर तो डैम बनने के लिए जमीन लिया है, हमारे वहां कोयला के लिए लिया है। क्या नियम बनाया कि बिना रजामंदी के, बिना जन सुनवाई के कोल विस्तार करते रहे, यानी कंपनी मनमाने ढंग से अपना कोयला खोदते रहेगी, ग्राम सभा रैयत से नहीं पूछा जाए। तो आज ये कंडीशन है। आज माननीय प्रधान सेवक जब दुनिया घूमते हैं तो बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि हम झारखंड को, झारखंड नहीं भारत को पर्यावरण को लेकर हम चिंतित हैं, और ये दुनिया में केवल भाषण देते हैं। जैसे वो दुनिया में कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं और आकर यहाँ बुद्ध के विचारों का गला घोटते हैं, ठीक उसी प्रकार माननीय प्रधान सेवक दुनिया में जाके कहते हैं कि हम तो भारत से आए हैं, भारत यानी पर्यावरण को हम बचाएंगे, और आकर यहाँ 80 वो कोल ब्लॉक, उनमें से 39 वो कोल ब्लॉक उनके गोद लिए हुए बेटे का है। उनका अपना बेटा नहीं है, लेकिन एक 2 बेटा गोद लिया है। याद रखिएगा, प्रधान सेवक ने भले उनका अपना निज सगा बेटा नहीं है प्रधान सेवक का, लेकिन उनका 2 बेटा है जिनको उन्हें गोद लिया है। और आने वाला दिन जो कृषि नियम लाया था, तमाम नियम उन 2 बेटों के लिए लाया था। 39 कोयला कोलियरी में 39 को उस बेटे की झोली में। इसलिए आज आंदोलन की आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है क्योंकि सवाल आने वाली नस्ल का है।
सवाल आने वाली जनरेशन का है, सवाल आने वाली पीढ़ी का है, उनका क्या होगा? हमारा जीवन तो कट चुका है, हम लोग चलिए युवा हैं, बाकी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन उनका क्या होगा? क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर दुनिया के इतिहास भूगोल को बदलना है तो उसके लिए आपको युद्ध करना होगा, उसके लिए आपको आंदोलन करना होगा। क्योंकि अब साइरस मिस्त्री नहीं है। तुम्हारा नामटा जानी ना, साइरस मिस्त्री कुछ दिन परे वादे निधन हुए छे। उनका जैसे ही मौत होता है, पहला बात जिनका भी मौत हो, हम लोग मौत के प्रति श्रद्धांजलि देते हैं, मृत्यु के प्रति। लेकिन सरकार नियम बनाती है कि चूंकि वो सीट बेल्ट नहीं बांधा था तो पीछे वाला लोग भी सीट बेल्ट बांधेगा। किस एक व्यक्ति के लिए, एक अरबपति व्यक्ति जो अपने पीछे अरबों रुपए छोड़ के गया अपने परिवार के लोगों के लिए, एक अमीर व्यक्ति के लिए नियम आता है उनकी मौत पर कि साइरस मिस्त्री उनका डेथ हुआ है क्योंकि सीट बेल्ट नहीं था, तब आगे वाला ड्राइवर और खलासी नहीं, पीछे वाले लोग भी सीट बेल्ट बांधेंगे। और इस डैम के नीचे कितने गांव दफन है उसका कोई हिसाब नहीं। कितने लोग कोयला का खदान में दब के मर गए उसका कोई हिसाब नहीं है। कितने लोग रेलवे के ट्रक में आकर मर गए कोई हिसाब नहीं है। यहाँ हर कोई साइरस मिस्त्री नहीं ना है। तुम्हारा सवाल की साइरस मिस्त्री बटे नहीं ना, ये हर कोई साइरस मिस्त्री नहीं है जिसकी मौत होने पर सीट बेल्ट का नियम बनेगा। यहाँ मजदूर लोगों के लिए कोई नियम नहीं बनता है। ये जो लोग कहते हैं कि भारत का संविधान सम्मान करते हैं, लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि संविधान उनके हाथों में है जो लोग असमानता चाहते हैं, जो लोग गुलामी चाहते हैं। आप इतिहास खोलिए, जो लोग आज सत्ता में हैं, उस जिस विचारधारा से सत्ता को चला रहे हैं, ये अंग्रेजों की जी हुजूरी करते थे। ये लोग अंग्रेजों की जी हुजूरी करते थे, आज वे लोग सत्ता को चला रहे हैं। ये लोग असमानता के प्रतीक है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आम आदमी को अधिकार मिल जाए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कृषकों का सम्मान मिल जाए, उसीलिए कृषि नियम लेकर आए थे। ये लोग चाहते हैं कि अंतर बना रहे, कुछ लोग यहाँ रहे, कुछ लोग यहाँ रहे, जो लोग यहाँ रहे उनकी पूजा करते रहे, ये लोग यही चाहते हैं। तो ये अब हमको और आपको तय करना है कि पूजा किसकी होगी। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे राज्य में, लेकिन हमें उससे क्या मिला? हमने जमीन नाम दिया, हमने गांव अपना दिया, लेकिन हमें क्या मिला? यही नहीं, झारखंड राज्य को 5वें शेड्यूल में गिना जाता है, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी साजिश के साथ आधा आधा किया है। शायद 13 को या 12 को जिला को रखा गया है, बाकी आधा जिला नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, यदि पूरा राज्य 5वीं अनुसूची में आएगा तो चाहे खनन हो, उद्योग हो, वो ग्राम सभा तय करेगी। यानी अगर आपको डैम बनाना है तो ग्राम सभा तय करेगी, ग्राम सभा निरीक्षण करेगी, ग्राम सभा वार्ता करेगी, तब आप जमीन ले सकते हैं। लेकिन चूंकि इनको तोड़ना था, इस राज्य को मरोड़ना था, इनकी नजर इस राज्य की खनिज संपदा, इस राज्य की वैभवता पर थी। आज भी नियम नहीं बन पाए। आज कुछ भी हो, हम लोग अगर यहाँ धरना पर बैठे हैं, हमरा जैसे धरना में बैठे छी, इसका भी एक नियम है। क्या नियम है कि भाई संचालन कौन करेगा, बातों को क्या रखेंगे, मीडिया से कौन बात करेगा। यानी बिना नियम का हम लोग 5 दिन का धरना में बैठे हैं, इसका एगो नियम है, लेकिन 22 साल के झारखंड का नियम नहीं है। बिना नियम के ये राज्य चल रहा है। फुटबॉल में 5 मिनट का पेनल्टी का खेल होता है तो उसमें नियम बनाया जाता है कि रेफरी सीटी लगाएगा, कीपर रेडी होगा तब जाके किक करेगा, अगर गोल घुसा तो फिर सीटी बजाएगा और नहीं घुसा तो नहीं बजाएगा। उसमें नियम होता है, लेकिन 22 साल के राज में एक नियम नहीं परिभाषित हो पाया। ये दुर्दशा, ये विडंबना है इस राज्य की। तो इसलिए आज इन राज्य के बेटों को तय करना होगा कि इस राज्य की दिशा और दशा को कहां लेकर जाएंगे, क्योंकि ये राज्य उनका नहीं है जो इस राज्य को चला रहे हैं। भले ये चेहरा एक आदिवासी का हो सकता है, लेकिन चला कौन रहे हैं? हुगली नदी के सुप्रियो भट्टाचार्य और गंगा नदी के पिंटू श्रीवास्तव। चलो, जिनका एक नाखून नहीं उखड़ा है, जिनका एक बाल नहीं उखड़ा है, आज वे लोग राज्य की बागडोर को अपने हाथ में लेके बैठे।
और हमने क्या किया, हमने जहां एक गर्दन मांगा है, दर्जन गर्दन काट के रख दिया है झारखंड बनने के लिए। हमने एक साथ यही सरायकेला गोलीकांड हुआ था 1 जनवरी 1948, इतिहास के पन्ने चीख चीख कर कह रहे हैं हमने हजारों शहादत एक मुट्ठी और एक दिन देने का काम किया है। क्या इस दिन के लिए, इन लोगों के लिए, अबरू छबरू लोगों के लिए, गंगा पार वालों के लिए या हुगली नदी वालों के लिए दिया था? ये बलिदान हमने झारखंड के लिए, झारखंड माटी के खाटी बेटों के लिए दिया था, जो इस माटी के। दुनिया में ऐसा नहीं है कि डैम दुनिया में नहीं बना है, दुनिया के तमाम जगहों पर डैम बना है, दुनिया में तमाम जगहों पर खदानें हैं, कोलियरी है, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, लेकिन नियम 3 होता है। पहला नियम होता है जमीन के बदले उचित मुआवजा। आप जो जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं उसका एक उचित मुआवजा दीजिए। दूसरा, अगर वहां उसका आवास है, अगर बस बसाव है, तो उसको फिर से इसको पुनर्वास योजना दीजिए, 2-4 छोटे मोटे खेत दीजिए, खलिहान दीजिए। और फाइनली तीसरा कि अगर उस योजना से कुछ नौकरी होगी तो उनकी होगी जिनकी जमीनें ली जाएगी। ये पूरी दुनिया का नियम है। ए नियम मिला गोटे दुनिया एक व्यापार हो जाए, मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन। लेकिन हम लोग को औने पौने दाम में सिर्फ मुआवजा मिला है, पुनर्वास तक ठीक से नहीं मिला है, नियोजन तो दूर की बात है। सिर्फ औने पौने 10 गो में 6 गो को 7 गो को मुआवजा मिला है, और चांदनी में हमको तो लगता है रुपए के भाव में मुआवजा मिला है। प्रति डिसमिल 1 रुपया भी मिला है कि नहीं कौन जानता है? 1.5-2 रुपया मिला है। 150-200 में हमारी जमीनों को अधिग्रहण करने का काम किया है। तो इसलिए आज जितने भी विस्थापित लोग हैं, अपने इस दर्द की सीमा को अपने हित भीतर एक डबकार मारने दीजिए, और जब ये बाहर आए तो उस डबक से, उस आग से झारखंड नहीं तो कम से कम जहां तक चांडिल गूंजेगा धुआं धुआं होना चाहिए। टाइगर जय माता जिंदाबाद। राज अगर हमारा है, अधिकार हमारा होना चाहिए। ये राज हमारा है, बलिदान हमने दिया है, जमीनें दान हमने दिया है, तो योजनाओं का लाभ हमको मिलना चाहिए। किसी ने खूब कहा था कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। बांग्लादेश डैम हमारा, उस पानी से बिजली बनेगा, बिजली से बल्ब जलेगा, और बल्ब झारखंड में नहीं बांग्लादेश की महारानी शेख हसीना जलाई। पूरे भारत के नक्शे की बात करें तो सबसे अभागा राज्य झारखंड है। पूरे भारत के नक्शे की बात करें तो सबसे अभागा राज्य झारखंड है। आज अगर हम लोग नहीं चेतते हैं तो आज एक डैम विस्थापित हुआ है, कल कई मामले आएंगे, लेकिन अगर लड़ लेते हैं तो मुझे विश्वास है इस डैम का पानी हम लोग अपनी मेहनत से अपने खेतों में लेकर जाएंगे और वहां हरी हरी फसलें उगाएंगे। ये किसी कंपनी का नहीं है, किसी कंपनी के बाप का नहीं है, ये प्राकृतिक संसाधन उनके हैं जो सदियों से यहाँ पास किए, ये हमारे हैं। इसलिए आज जितने भी विस्थापित बंधु बनाए हैं, जितने भी हमारे अनुभवी बनाए हैं, हम यही कहना चाहेंगे, इस बार लड़ाई का नेतृत्व अनुभवी लोग करेंगे, युवा लोग पीछे से सपोर्ट करेंगे। क्यों से सुनिए, क्योंकि लड़ाई निर्णायक होगी। युवा लोग को आपको इसलिए बचाना है कि आखिर आप लोग ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, आने वाले वंशज के लिए ना, आने वाली पीढ़ियों के लिए ना। तो युवा लोग को बचा के रखना है ताकि फिर से अपना वंश बढ़ाएंगे और सृष्टि का निर्माण करेंगे। बलिदान इस बार उनको देना होगा जो मैक्सिमम अपनी आधी जिंदगी गुजार चुके हैं। युवा आपके पीछे रहेंगे, क्योंकि अगर आप युवा को आगे करते हैं, क्योंकि निर्णायक लड़ाई है, अगर युवा को आगे करते हैं, अगर उनको कुछ होता है तो फिर ये लड़ाई जीत के क्या मिलेगा। तो पहला रणनीति, क्योंकि युद्ध रणनीति से लड़ा जाता है, पहला रणनीति बनना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम
थाना का बात आए, मुकदमा का बात आए, गोली लाठी का बात आए, तो अनुभवी लोग आगे खड़ा होंगे। उसके बाद अगर ऐसा लगा कि उनसे नहीं हुआ तो फिर या तो इतिहास लिखेंगे या इतिहास बन जाएंगे, इतिहास में दफन हो जाएंगे हम भी। ऐसे भी दुनिया में रहने के लिए कोई नहीं आया है। ये चांद, ये सूरज, ये धरती, ये पहाड़, इनकी आयु है। ये एक दिन नष्ट हो जाएंगे, ये एक दिन मौत की नींद में चले जाएंगे, तो हम और आप कौन है? लेकिन हाँ, रणनीति के साथ लड़ेंगे। जैसी रणनीति होगी वैसा लड़ेंगे। क्योंकि संवैधानिक देश है, संवैधानिक दृष्टिकोण से अभी भी आस्था है। हम लोग धरना पर बैठे हैं, हम लोग अनशन पर बैठे हैं, हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है, अगर विभाग नहीं मानता है, तो फिर याद रखिएगा कोल्हान विद्रोह की माटी रही। जिंदाबाद। मरता क्या नहीं करता, इसको याद रखिएगा अपने जहन में साफ शब्दों में, कि जिन्होंने हमें ठेंगा दिखाने का काम किया है उसको हम लोग टांगा दिखाएंगे। चांडिल डैम हमारे लिए बना है। चांडिल डैम बनने के उद्देश्य हमारा उन्नति है। उस डैम का पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध हो, उस डैम का पानी अगर बिजली के लिए उपलब्ध होगा तो बिजली में पहला अधिकार विस्थापितों को होगा। अगर वहां से मछली का उत्पादन हो या पर्यटन को बढ़ावा मिले, अरे उतना तो छोड़िए, अगर मूढ़ी घुगनी भी कोई बेचेगा तो विस्थापित होगा। जिंदाबाद। आज पूरे भारत में बाल ठाकरे का नाम आता है इस तरह की लड़ाई के लिए। उन्होंने वही कहा था कि पहले इडली डोसा सांभर भगाओ, यहाँ बड़ा पाव लगाओ। यानी बड़ा पाव भी बेचेगा तो मराठी बेचेगा, ठीक उसी प्रकार अगर मड़वा के रोटी बेचेगा झारखंडी बेचेगा। जो भी स्थापित है चांडिल डैम में जो भी काम होगा, एक फूल का माला बेचने से लेकर नौका विहार तक, उसका नियंत्रण विस्थापित के हाथ में होगा। और नहीं तो फिर चांडिल का डैम एक बार फिर से लाल लाल दिखेगा, और इस बार लाल लाल किसी रंग से नहीं, खून से दिखेगा। और इसकी तैयारी और नहीं कि जो लोग यहाँ आए हैं वो हमारी सभ्यता को तो नष्ट करने पर तुले हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट करने पे तुले हैं, वे हमें नष्ट करना चाहते हैं। अंग्रेज जब भारत आए थे उन्होंने क्या कहा था कि किसी इंसान को खत्म करना है तो लाठी डंडा से मारने का जरूरत नहीं है, गोली बंदूक तलवार से नहीं मारना है। उस इंसान की पहचान को मारिए, उसके अभिमान को मारिए, उसकी संस्कृति को मारिए, उसकी सभ्यता को मारिए, वो इंसान खत्म हो जाए। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों ने सर्वे किया था कि झारखंड के लोग युद्ध क्यों करते हैं। पूरी दुनिया सर झुका लेती है, बंगाल ने सर झुका लिया था, बड़े बड़े राजे राजवाड़ों ने सर झुकाया था, ये झारखंड के लोग गर्दन उठा के क्यों बात करते हैं? बोला झारखंड के लोग माटी को मां मानते हैं। जब जब कोई दुराचारी, जब जब कोई दोस्त इनकी माटी पर नजर गड़ाया है, झारखंड के लोग उनका सामना तीर धनुष से किया। 20 साल सर्वे करने के बाद, अंग्रेजों के बड़े बड़े विद्वानों ने 20 साल सर्वे करने के बाद ये पाया। इसलिए आज भी भले ये सरकार अंग्रेजों की नहीं है, ये गोरों की नहीं है, ये भूरों की और कालों की सरकार है, जिनमें हमारे लोग बैठे हैं। और वो लोग भी अंग्रेजी मानसिकता से हैं कि झारखंड को कंगाल करना है, झारखंडी को कमजोर करना है, पहले उसका जमीन लीजिए। क्या कि लोग राढ़ माटी के राढ़ लोग हैं, हल चला के खा लेगा यारा, हल चलाए नहीं है, खाए लीजिए। तो इसीलिए पहले छीनना है इनकी माटी को, छीनना, डैम बनना, खदान बनना, कंपनी बनना, उसी का परिणाम। यही नहीं, आज अगर नहीं लड़ते हैं, आने वाला दिन इन संकटों का सामना फिर से करना होगा। क्यों करना होगा? आपके पास नौकरियां नहीं होंगी, पेट तो होगा ना।
ये पेट तो नहीं छोड़ सकते हैं। इस पेट को भरने के लिए साधन, संसाधन, खाद्यान्न चाहिए, अन्न चाहिए, अनाज चाहिए। तो हमारे पास पेट है, उनके पास पैसा होगा, तब क्या होगा? इस पेट को भरने के लिए हमें पैसा चाहिए, और उस पैसा को लेने के लिए हमें जमीन देना होगा। कहां जाएंगे? कहीं है क्या इसके बाद? क्या बंगाल के लोग स्वीकार करेंगे? उड़ीसा के लोग स्वीकार करेंगे? छत्तीसगढ़ के लोग स्वीकार करेंगे? कि बिहार का लोग हमें स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी साजिश है कि इनकी जमीनों को कैसे लेना है। इनके पास नौकरियां नहीं होंगी, ये विस्थापित होंगे, अपने आप भाग जाएंगे। मैंने पहले कहा, आप साइरस मिस्त्री नहीं हैं जो आपके मौत के बाद सरकार नियम बनाएगी। कई लोग हमारे कोयलांचल के खदानों में एक साथ 300 साढ़े 300 लोग मर गए। चासनाला खदान घटना, दामोदर नदी के सामने 1975 में एक हेवी ब्लास्टिंग, 300 लोग मौत के मुंह में। कोई नियम नहीं, कोई फरमान नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, क्योंकि आप मजदूर हैं, आप किसान हैं, आप गरीब गांव के लोग हैं। आपके लिए नियम नहीं बनता है। नियम यहाँ अडानी साहब के लिए बनता है। ये कृषि कानून किसके लिए था? इतना बड़ा किसान लोग भूखा था क्या? एक साल सड़क में उठ गया, एक साल जो लोग सड़क में खड़ा रहा, भूखा लोग थे क्या? कोई पढ़े लिखे पंजाब हरियाणा के किसान हमसे तो अच्छा है ना लोग भाई। हम लोग खेती जिंदा रहने के लिए करते हैं, उन लोग व्यापारी लोग को टक्कर देता है खेती करके। तो कृषि नीति हमारे और आपके लाभ के लिए नहीं थी, प्रधान सेवक के प्यारे पुत्र जिनको गोद लिया है अडानी साहब के लिए कहे। नया नियम बना नहीं था, उनका गोदाम बन गया था, उनका स्टोरेज पहले ही बन गया था। इसलिए हे राड़ मानुष लोग, अपने शक्ति को पहचानिए। इस सरकार से बुरी अंग्रेज सरकार थी, उसको हमने बाप बाप करने पर मजबूर किया है। तो ये कौन है? बशर्ते आपको अपनी शक्ति को पहचानिए कि आप हैं कौन, आपका इतिहास क्या है, आपकी शौर्य गाथा कहां है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं स्वयं को, एक के बाद एक मौत का फरमान आते हैं। ये मौत का फरमान नहीं आता। झारखंड पिछले 22 सालों में जब भी सरकार कोई नियम लेकर आई है, वो हमारे लिए मौत का फरमान लेकर आई। ये तो अच्छा है कि आपके यहाँ उद्योग है, हमारे यहाँ कोयला का खदान है, इससे भी बुरा स्थिति है। करोड़ों रुपए एक खदान से एक दिन का इनकम होता है, लेकिन वहां के लोगों को क्या मिला है? सिर्फ और सिर्फ धूल मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है मरने के लिए। और ये लोग कहते हैं भारत संवैधानिक देश है, यहाँ हर व्यक्ति बराबर है। कोई बराबर नहीं है, किताबों में बराबर है, सिर्फ और सिर्फ किताबों में बराबर है। आपको अगर ट्राई करना है, जाइए एक FIR आप किसी कंपनी अभियंता का जो नाम अभी लेटर उनके नाम पे कीजिए कि अभियंता जी को हमने FIR करते हैं, पुलिस उनके घर तक नहीं जाएगी। वही FIR एक आम व्यक्ति को कीजिए, पुलिस पीटते पीटते ले जाएगी। तो यदि आप भ्रम में हैं कि हम सब समान हैं, तब भ्रम में। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर भय समाप्त होना चाहिए। किस चीज का भय? जिंदगी का भय। लोग डराते कब हैं? जब हम जिंदगी से प्रेम करते हैं। अरे भाई हमको जीना है, जो जीना चाहता है उसको डरना पड़ता है, जो जीना चाहे उसको डरना पड़ेगा। वही लोग गुलामी स्वीकार करते हैं जो जीना चाहते हैं, जो मरना पसंद करते हैं वो आजाद मरते हैं। एक बार ठानिए ना कि भाई हमें विस्थापित में से 1000 लोग हैं, हम 100 को तिलक लगा दिए हैं। इन लोग या तो घर आएगा तो लड़ाई जीत के आएगा, या तो मर के आएगा। बाप बाप करेगा, इंजीनियर भी बाप बाप करेगा, और टाटा और टिस्को का बड़का बड़का CMD भी बाप बाप करेगा, क्योंकि मौत का किसी का नहीं चलता है। कहे ये लोग जो अरबों रुपया कमाया है, काहे कमाया? मौज मस्ती करने के लिए। तो इनको मौत का डर अब जनता को नहीं, उनको दिखाना चाहिए।
अपने अंदर के डर को निकालिए। कब तक सहेंगे और क्यों सहेंगे? राज हमारा है, माटी हमारी है, चांदनी डैम तो पानी हमारा है। उसको ले जाइए, यहाँ से खेतों में ले जाइए, धान के खेतों में, गेहूं के खेतों में ले जाइए। अपने अनाज को सिंचित कीजिए उस पानी से, किसी कंपनी के पाप का पानी नहीं। अगर बीच में कोई आता है तो उनका सामना उसी के अंदाज में कीजिए, क्योंकि मौत सबका इक्वल होता है। रोटी हो सके मेरा 4 दिन का बासी है, उसका घी लगा के है, मौत सबका इक्वल होता है। वही 5 गज का जमीन, जलाने का तरीका वही या दफनाने का तरीका वही होता है। हमें डर इसलिए लगता है कि हम जिंदगी को सब कुछ मान लेते हैं, आजादी को सब कुछ मानिए, क्योंकि जिंदगी एक दिन समाप्त हो जाएगी। जब तक जिंदगी रहेगी साथ में आजादी रहेगी। जिंदगी प्लस आजादी, ये 2 चीज लेके चलिए, क्योंकि हम भी मांगते हैं लोग मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, उसे जिंदगी जीने का अधिकार है। लेकिन जो लोग छीन रहे हैं उन्हें तो अधिकार नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए हमारे पास क्या रणनीति है? उनसे हम कैसे लड़ेंगे? उनका सामना कैसे करें? इसलिए आज अब इतना ही कहेंगे, यदि कभी टूटा हुआ लगे, यदि कभी हताश लगो, यदि कभी निराश लगो, उस निराशा को आत्महत्या में मत तब्दील करना। हमारे लोगों ने बहुत अपने जान देने का काम किया है। क्या करें? बेरोजगारी, बेटी बढ़ गई है, खैर आपके इधर दहेज नहीं चलता है, बढ़िया बात है, तो बंद कर दीजिए, ठीक रहेगा, बंद हो जाएगा ना। तो जब हम ऐसी सिचुएशन को चुनते हैं तो हम चाहेंगे जब भी अगर मन में ऐसे ख्याल आए कि हमें संसार छोड़ देना है, हम टूट चुके हैं, हम हार चुके हैं, हम रूठ चुके हैं, तो अब की बार उनको भी लेकर जाए। हमें मौका मिला था जिस दिन सुनील महतो की शहादत हुई थी, हमें मौका मिला था उस दिन तमाम कंपनियों को यहां से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जो लोग बेईमानी के साथ यहाँ पनपे थे, जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे करने दीजिए, जो लोग ढंग से नियोजन कर दे रहे करने दीजिए। जितने भी बेईमान लोग थे, हमें सुनील दा की शहादत के दिन ही उखाड़ के फेंक देना चाहिए। एक मौका मिला था हमें, एक पहाड़ का पतन हुआ था उस दिन। सुनील महतो एक व्यक्ति नहीं थे, एक पहाड़ थे, उस पहाड़ का पतन हुआ था उस दिन। उस पहाड़ के पतन होने के साथ साथ इन खरपतवार को हमें उखाड़ कर फेंकना चाहिए था। और एक सांसद ने जब मौत चुना था तो हम में से और 10 लोग अगर मौत को चुन लेते हैं लेकिन बदले में उनको ढूंढ लेते हैं, तो आज कुछ परिणाम अच्छा होता। लेकिन हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम झुक जाते हैं। यही हमारी कमजोरी है, यही हमारी खराबी है। इसलिए अब ये मत सोचिएगा कि इस माटी में फिर से बारंबार निर्मल सुनील जैसे वीर पैदा होंगे। फोटो सरदार, बड़े बड़े रघुनाथ महतो, कई नामचिन्ह लोग इस माटी में पैदा हुए हैं। ऐसे वीर बार बार रोज रोज नहीं पैदा होंगे। उनको अनुसरण करते हुए उनके रास्तों में चलने के लिए आपको स्वयं तैयार होना पड़ेगा। ये माटी आपकी है, इसकी लाज, इसकी गरिमा आपको बचाना। हम 1% अगर चुनते हैं लड़ने के लिए, बस उन्हें इतना कह दीजिए कि या तो अधिकार लेके आना या फिर मत आना, तुम जो चाहते हो कर लेना। क्योंकि मरने का दिन सब मर जाएंगे, ऐसे भूख से मर जाएंगे, कभी दुख से मर जाएंगे, तो कभी विस्थापित होकर मर जाएंगे, तो कभी कोई मन करता होगा कि डैम अगर मेरा जमीन बनाए यही डूब के मर जाए। बहुतों का करता होगा, करता है कि नहीं करता है कि भाई डैम मेरा जमीन में, पूरा घर परिवार मेरा उजड़ा, हमको कुछ नहीं मिला, तो कईयों का मन करता यही डूब के मर जाए। तो मरने का तो ऐसे एक दिन तय है। तो आज उन्हें मौत का भय होना चाहिए जो लोग हमें मौत के रास्ते पर लेकर आए हैं। ये माटी हमारी है, उनके बाप की नहीं है। संघर्ष हमने किया है, यहाँ कोल विद्रोह हुआ है,
यहाँ भूमि विद्रोह हुआ है, यहाँ चुहाड़ विद्रोह हुआ है, तमाम मैक्सिमम विद्रोह, बड़े बड़े आंदोलन कोल्हान की माटी ने देखा है। कोल्हान में रहने वाले सभी समाज के लोगों ने देखा है, सबने भागीदारी लिया है। लेकिन इन 22 सालों में जब से अलग झारखंड बना है, या उससे कुछ दिन पहले की बात कीजिए, बिहार सरकार में भी हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के प्रति प्रेम किया है। अरे जिंदगी से प्रेम तो हर कोई करता है, लेकिन आजादी से कीजिए। मृत्यु सच्चाई है, एक दिन सबको आएगी। इसलिए आज जितने भी आंदोलन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग, चूंकि ये कानूनी देश है, यहाँ कानून की बात चलती है, यहाँ संविधान की बात चलती है, तो हम लोग भी देखना चाहेंगे आज भारत का संविधान एक आम व्यक्ति के लिए कितना सुरक्षित है और कितना जिंदा है। हम देखते हैं इस अनशन का, इस अहिंसा के आंदोलन का, इस शांतिपूर्ण आंदोलन का क्या परिणाम आता है। वरना याद रखिएगा, अगर परिणाम सच्चाई के पक्ष में नहीं आता है, तो उस समय सच्चाई को जोर करना चाहिए। झूठ के खिलाफ, बुराई के खिलाफ सच्चाई और अच्छाई को लड़ना चाहिए। इसलिए आज जितने भी विस्थापित माए बहने, हमारी अभिभावक स्वरूप, गार्जियन स्वरूप बुद्धिजीवी गण बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, पढ़ने वाले युवा बैठे हैं, आज आवश्यकता है, आज इस आंदोलन की आवश्यकता है। आज ये आंदोलन हमारे आने वाले भविष्य को तय करेगा। ये आंदोलन हमारे बाल बच्चे जो आने वाले दिन खुशियों की तलाश में होंगे, उनके भविष्य को तय करेगा। इसलिए आज ये लड़ाई उनके लिए, क्योंकि आज जितने भी लोग आए हैं, उनकी कहीं ना कहीं इच्छा यही है कि हमारे आने वाली पीढ़ी। तो इसलिए इस बात को अपने जहन में रखिएगा, माटी हमने दिया है, अगर वहां से रोटी मिलेगा तो हमको मिलना चाहिए। माटी हमने दिया है तो रोटी वहां से हमको, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेन से आए हैं,